पहला सवाल है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। जो निहाल चंद थे वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। निहाल चंद ने एक चित्र बनाया था बनी ठनी, जिसे इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चित्र था बनी ठनी, ये उन्होंने सावंत सिंह के समय में बनाया था। हमारा दूसरा सवाल है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। जो सीताराम, बदन सिंह और नानक राम है, ये किस शैली से संबंधित चित्रकार थे, तो ये भी किशनगढ़ शैली से ही संबंधित थे। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है। तो ये आप सबको पता चल गया कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जिसको चित्रित किया था निहाल चंद ने। किसके समय किया था? सावंत सिंह, जिसे नागरिदास भी कहा जाता है, उनके समय पे बनाया था। देखो जो सावंत सिंह है ना, उसकी प्रेयसी थी विष्णुप्रिया, और उसका चित्र बनाया था अपने निहाल चंद ने, और उस चित्र का नाम दिया था बनी ठनी। तो अगर बात की जाए ना कि इंडियन मोनालिसा या बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है, तो वो है विष्णुप्रिया। अगला सवाल, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह या नागरिदास के समय किसके द्वारा बनाई गई। देखो सावंत सिंह है ना, वो एक राजा था और चित्रकला वो भी एक चित्रकार था, और उसको चित्रकारिता में नागरिदास कहा जाता था। ठीक है, तो बनी ठनी किसके समय बनाई गई थी? नागरिदास के समय। किसने बनाई थी? हम बात कर चुके हैं, निहाल चंद ने। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। पथवारी, फड़, बनी ठनी और सांजी। इसमें देखिए जो बनी ठनी है ना, वो इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा कि बनी ठनी जो है वो एक चित्र है, चित्रकला का तरीका या चित्रकला का अंग नहीं है, वो खुद ही एक चित्र है। पथवारी, फड़ और सांजी ये चित्रकला के अंग हो जाते हैं। ठीक है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो सावंत सिंह थे उनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन में। अगला सवाल है हमारा, सुपासना चरित्रम क्या है। सुपासना चरित्रम है ना, जो एक चित्रित ग्रंथ है, चित्रकला की दुनिया में एक चित्रित ग्रंथ है राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत। अगला है गीत गोविंदसार का संबंध किस चित्र शैली से है। जो गीत गोविंदसार है उसका संबंध है हमारा मेवाड़ शैली से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन किस शैली से संबंधित है। जो साहिबुद्दीन है ना, वो भी मेवाड़ शैली से ही संबंधित है। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला सवाल है हमारा, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। रागमाला चित्रांकन यही चित्रित है साहिबुद्दीन द्वारा। ठीक है, ये प्रसिद्ध चित्र है मेवाड़ का। अगला है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित है। प्राचीन संग्रह है, यह है मेवाड़ शैली का। ठीक है, याद रखना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। पिछुआई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है। जो पिछुआई चित्रांकन है ना, वो है हमारी नाथ द्वारा शैली से। देखो पिछुआई के अंतर्गत क्या था कि कृष्ण चित्रों का इसमें वर्णन किया, राधा कृष्ण चित्र बनाए गए। ठीक है, और राधा कृष्ण चित्रों का जहाँ पर भी वर्णन होगा उसके अंदर आपको एक बात याद रखनी कि उसमें नाथ द्वारा शैली का जरूर से जरूर योगदान होगा। ठीक है, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत सर्वाधिक राधा कृष्ण चित्रों का चित्रण किया गया है। अगला सवाल, क्या बात है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसको भी आप स्टार लगा लेना कि पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया है, या पशु पक्षियों से संबंधित शैली कौन सी है। अगर ये सवाल आता है तो आपको जवाब देना है बूंदी। देखिए काफ़ी एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड के अंदर, ईओ एग्जाम, एग्रीकल्चर और जेईएन, हर जगह इसको पूछा गया है, तो इसका आपको याद रखना है। अगला है कि प्रसिद्ध चित्रशाला किस किले के गढ़ में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला किस किले के गढ़ में स्थित है। यह है बूंदी किले की। ठीक है, याद रखना आपको। फिर से वही सवाल आ गया, प्रसिद्ध चित्रशाला किसके गढ़ में? बूंदी के गढ़ में भाई। अगला सवाल है हमारा, अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनवाए थे। जो हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाने वाले थे वो थे हमारे मूलचंद और उदयराम। मूलचंद और उदयराम आपको याद रखना है। अगला है कि ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को कौन सी शैली बताया था। तो ब्राउन महोदय ने राजपूताना शैली बताया था। ठीक है, देखिए उस समय पे क्या है ना कि राजपूतों का काफ़ी राज था अपने राजस्थान में, राजपूत राज्य था अपना।
तो उस समय की जो शैली थी राजस्थानी, उसको राजपूताना शैली का नाम दिया गया था। अगला है कि मेवाड़ शैली का प्रभाव किन क्षेत्रों में। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, मेवाड़ शैली का प्रभाव किन क्षेत्रों में, ये आप सबको पता भी होना चाहिए। देखिए जो क्षेत्र है ना, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र आ जाता है, मेवाड़ इसमें आ जाता है हमारा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का क्षेत्र। उदयपुर जो है ना, उदयपुर जो है वो पूरा हमारा मेवाड़ क्षेत्र है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, चित्तौड़ और उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। उदयपुर और जयपुर, उदयपुर इसमें मेवाड़ है, लेकिन जयपुर क्या है, ढूंढाड़ क्षेत्र में आ जाता है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। चित्तौड़ और उदयपुर दोनों मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण है, इसकी जिक्र हम कर चुके हैं यहाँ पे। ये जो है वो है मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है, ठीक है। अगला है हमारा कि मारवाड़ शैली का दूसरा नाम क्या है। ये भी काफ़ी आसान है। मारवाड़ शैली का दूसरा नाम होगा जोधपुर शैली। मारवाड़ क्षेत्र की शैली हो जाती है एक तरीके से। देखिए अगर मेवाड़ शैली की बात हो रही है तो मेवाड़ क्षेत्र की बात होगी, ठीक है। ढूंढाड़ शैली यानी कि ढूंढाड़ प्रदेश, इस तरह से हम निकालेंगे। तो मारवाड़ शैली कौन सी है, जोधपुर साइड का क्षेत्र जो है वो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मारवाड़ शैली आ तो गई, लेकिन इसमें किस रंगों का प्रयोग अधिक होता है, अगला सवाल ये आ जाता है। तो इसमें है लाल और पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। लाल और पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है मारवाड़ शैली में। अगला सवाल है हमारा कि महाराजा सूरसिंह एवं मान सिंह किस शैली के संरक्षक थे। तो ये जो थे महाराजा सूरसिंह और मान सिंह, ये भी मारवाड़ शैली के संरक्षक थे, ठीक है। उस समय जोधपुर राज्य के राजा थे ये। कोटा शैली, इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र है। कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़, फिर से वही सवाल है, कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़ का क्षेत्र कौन सा कहलाता है, हाड़ौती क्षेत्र। तो शैली कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती शैली। अगला सवाल है हमारा, अहमद व सुरजन किस शैली के चित्रकार थे। अहमद व सुरजन किस शैली के चित्रकार है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना वो है हाड़ौती शैली के। कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़ जो शैली की भी बात की गई है, उसी शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है हमारा कि आमेर व जयपुर किस शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए आ चुका है वही सवाल, आमेर व जयपुर की शैली के प्रमुख क्षेत्र है। अभी मैं बता रहा था कि जयपुर जो है वो ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे ढूंढाड़ शैली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आ जाती है हमारी ढूंढाड़ शैली। अगला है हमारा, किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग किया गया है। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको, कहीं पे भी पूछ सकता है इसको भी, कि किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग किया गया है। यह है हमारी ढूंढाड़ शैली। जयपुर की, आमेर की जो शैली है ना, वो ढूंढाड़ शैली है, उसमें चांदी और मोतियों का कई बार प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक प्रयोग यहीं पर है। अगले सवाल की तरफ हम बात कर लेते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन कौन सी शैली की विशेषता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन कौन सी शैली की विशेषता है। यह आ जाता है हमारा बीकानेर शैली। इसके अंदर लोग कन्फ्यूज होते हैं बीकानेर और किशनगढ़ के अंदर, विशेषकर इसके अंदर ऑप्शन में किशनगढ़ नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन वहीं पे होता है बीकानेर और किशनगढ़ में कईयों को। तो आपको याद रखना इसमें आएगा बीकानेर शैली, ठीक है। पुस्ता कला जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसमें आएगा रामलाल व अली रजा हसन। ये हमारा राइट आंसर होगा, रामलाल व अली हजार हसन। याद रखना। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि किशनगढ़ शैली का काल कब से कब तक माना गया है। किशनगढ़ शैली का काल कब से कब तक माना गया है। किशनगढ़ शैली जो है उसका काल है 1699 से 1794 तक। कौन सा चित्रकार नागरीदास के नाम से विख्यात था। आगे बात वही, नागरीदास और सावंत सिंह, याद रखना दोनों एक ही है। किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है। तो किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है, वो है किशनगढ़ शैली को, हमारी किशनगढ़ शैली। अगले सवाल की हम बात कर लेते हैं कि बनी ठनी चित्रकारी किसके द्वारा बनाई गई। बात हो चुकी है निहाल चंद, मोरध्वज या मयूर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, वही बात नागरीदास के समय हुआ था और उस समय ही बनाया गया था। एक सेकेंड, जो बूंदी शैली है ना उसका सर्वाधिक विकास हुआ था राव सुरजन सिंह के समय। माफ करना, राव सुरजन सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था। बूंदी शैली की बात हो रही है, मुझे लगा मैं कन्फ्यूज हो गया किशनगढ़ में।
बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था राव सुरजन सिंह के समय, और जो किशनगढ़ शैली है उसका सर्वाधिक विकास हुआ था नागरीदास के समय। महाराव उम्मेद सिंह के शासन में निर्मित चित्रशाला किस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? यह है बूंदी शैली का। याद रखना आपको, बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण महाराव उम्मेद सिंह जो है वो बूंदी के शासक थे उस समय। और चित्र शैली कहाँ पर है? चित्रशाला की कौन सी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? बूंदी शैली का। जो चित्रशाला है ना वो बूंदी के किले में स्थित है, बूंदी शैली के अंदर स्थित है। ठीक है। जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी? जयपुर और दिल्ली शैली के मिश्रण से, देखिए जयपुर और दिल्ली के बीच में एक जिला पड़ता है अलवर, आप सबको याद रखना है। और अलवर शैली ही इनके मिश्रण से बनी है, ये भी आपको याद रखना है। ईश्वरी सिंह किसका पुत्र था? ईश्वरी सिंह की यहाँ पे बात हो रही है। ईश्वरी सिंह है ना वो जय सिंह का पुत्र था। इसका पुत्र था जय सिंह का। राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने? राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने? ये बने थे हमारी जयपुर शैली के अंतर्गत। नाथ द्वारा शैली का उद्गम कब हुआ? जो नाथ द्वारा शैली है ना उसका उद्गम हुआ था 10 फरवरी 1672 को, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि 1623 ईस्वी में रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? 1623 में रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? वो थे वीर जी। ढोला मारू और बाज बहादुर किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? ढोला मारू और बाज बहादुर यह जोधपुर शैली के, अपने जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र है ढोला मारू और बाज बहादुर, आपको याद रखना है। जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव किसके समय में हुआ? जोधपुर शैली का प्रादुर्भाव हुआ था राव मालदेव के समय। राव द्वारकादास चुंडावत द्वारा किस शैली का विकास हुआ? राव द्वारकादास चुंडावत द्वारा देवगढ़ शैली का विकास हुआ था। कोटा शैली को किसने स्थापित किया? कोटा जो शैली है उसको स्थापित किया था महारावल राम सिंह ने। अम्बावती, अम्बावती का आपको याद रखना है। अम्बावती जो है वो आमेर को कहा जाता है। आमेर जो क्षेत्र है ना, आमेर का किला, उसे अम्बावती प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में मूर्ति कला का, एक सेकेंड, राजस्थान में मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास जो है वो किस काल में हुआ? ये हमारा अगला सवाल है। तो ये जो है वो हुआ था हमारा मौर्य काल में। मूर्ति कला का व्यवस्थित विकास किस काल में हुआ? मौर्य काल में। जाख बाबा की विशाल मूर्ति कब मिली? जाख बाबा की विशाल मूर्ति मिली थी 1933 में। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है ना वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1836 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा, भारत के दूसरे प्राचीनतम कला प्रशिक्षण संस्थान का नाम क्या है? वही है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला? ये जो 3 चित्र है 48, 49 और 50 नंबर के, ये आपके लिए है। आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला? अभी हमने पढ़ा है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? ये भी आप सबको पता होगा। और कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिका चित्रित किया गया है, गणिकाओं को चित्रित किया गया है? तो इसको आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी देखने में, लेकिन इसका जवाब भी काफ़ी आसान है। आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।